तो जो अभी प्रतियोगिता हो रहा है जिसको हम लोग करा रहे हैं प्रतिभा खोज, उसमें 10 क्लास का जो मैंने बोला था कि 10 क्लास का मैथ का ऑब्जेक्टिव आज मैं बनाने जा रहा हूं। 10 क्लास का हर पार्ट वाइज पार्ट ऑब्जेक्टिव मैं बनाऊंगा। आज का हमारा पार्ट है जो हमारा पीडीएफ आपको डाला गया है, उस पीडीएफ का हमारा पहला पार्ट है वास्तविक संख्या। इस पीडीएफ में हम लोग प्रयास किए हैं कि वही क्वेश्चन दिया गया है जो बोर्ड मॉडल हो और कभी परीक्षा में आया भी हो। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है संख्या 0.3 दो के ऊपर रेकरिंग है को p/q के रूप में, जहां p/q पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 से लिखा जा सकता है। यह 2018 में आया था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन पे लिखे गए हैं और मैं बारी बारी से सभी को लाइन बाय लाइन खत्म करूंगा एक माह के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, इसे p/q के रूप में लिखना है। तो p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है? तो आपका लिखा हुआ है 0.3 दो के ऊपर रेकरिंग है। ध्यान से देखिएगा। अब एकदम आसान सा नियम, इसका ट्रिकली मेथड ऐसे कर लिया जाए। पहले पूरी संख्या लिख लिया जाए 0.32 रेकरिंग जैसे है छोड़ दीजिए। अब दशमलव हटा 1 2 अंक है 2 0 माइनस माइनस। अब देखिए रेकरिंग इस पे है तो रेकरिंग जहां पे है उसको छोड़कर जो अब सदस्य बच गए उसको लिखिए 0.3। दशमलव के बाद दशमलव हटा 1, दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 0। देखेंगे तो बस एकदम आसान सा ट्रिक। अब इसका आंसर हो गया 29/90 और ये रहा आपका आंसर। आसान सा तरीका बेटा जी। अब ऐसा क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यह दे दिया, देख लीजिए ध्यान से, और रेकरिंग यहाँ पे है। अब इसको भी बनाना एकदम आसान, एकदम आसान। एक बार लिखिए 0.432 दशमलव आपका यहाँ पे है तो दशमलव आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे आइए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, दशमलव हटा 1 पे 3 0 1 2 3 माइनस। अब देखिएगा हमें रेकरिंग छोड़कर जो सदस्य बचे हुए हैं, रेकरिंग को छोड़कर बचे हुए 2 सदस्य 0.4। अब सुनिएगा दशमलव हटाएंगे 1, दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 0। अब इसका लास्ट आंसर 32, यहाँ पे आपका 0 है 4, 12 में से 4 गया 8 और यह 3 में से 1 चला गया है 2 और यह हो गया 4 बटा में 990। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसका आसान सा नियम है कि दशमलव पूरी एक बार संख्या लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक है वो सब रख लेंगे, फिर माइनस, फिर रेकरिंग को छोड़कर जो सदस्य बचे हैं उसको लिखेंगे, फिर दशमलव हटाकर उसके नीचे लिख लेंगे। यह इस तरह से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन के पास आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन दो, यहां पे लिखा हुआ है 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। अब आपको इसमें अपरिमेय संख्या बताना है, इसमें अपरिमेय संख्या बताना है, इसमें अपरिमेय संख्या बताना है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है √11। अब देखिए कैसे अपरिमेय संख्या पहचानते हैं कि भाई इसके बीच की अपरिमेय संख्या कौन है। तो √11 भी अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, 225 अभी तो देखने में अपरिमेय है लेकिन ऐसे अपरिमेय नहीं है, और 125। आपके पास इतनी सारी संख्याएं लिखी गई है और आपको बताना है कि इसमें इसके अंदर आने वाली अपरिमेय संख्या कौन होगी। तो इस प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान है। तो कैसे करेंगे? तो इस परिमेय संख्या को, इस जो अपरिमेय संख्या है इसको तोड़िए कि इससे नजदीकी परिमेय संख्या कौन है। तो 11 का नजदीकी परिमेय संख्या होगा आपका तीतिरी के 9, चौचौ के 16, 16 तो ज्यादा हो जाएगा तो तीतिरी के 9, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल 3 पॉइंट कुछ आएगा। अतः 3 जो है इससे इसके बीच में यानी इसके अंदर नहीं है। 5 को देखते हैं तो 5 को करेंगे तो इसका निरेश हो जाएगा 2, 2 दूनी के 4, यानी इसके पूर्ण वर्ग 2 है जिसका वर्ग करने पर होगा 4 जो करनी के अंदर होगा। अतः यह 2 हो गया। अतः आप एक बात जान लीजिए कि 2 पॉइंट एक कुछ आएगा तो 2 पॉइंट कुछ 2 से बड़ा है और इससे छोटा है। अतः यही वो संख्या है जो
इन दोनों के बीच में है और इसका नाम अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से सबके होते, लेकिन जो हमारा आंसर यहीं पे प्राप्त हो गया तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यानी सत्य है। तो सत्य कौन है यह जांच करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें निम्नलिखित लिखा होता है, तो निम्नलिखित जब भी लिखा होता है तो आप ध्यान देंगे कि निम्नलिखित वाले क्वेश्चन में ऑप्शन पे ही ध्यान दिए जाते हैं, क्योंकि उसका मतलब ही हुआ कि नीचे देखो। तो नीचे में क्या आया, कौन सा भाई सत्य है, सत्य मतलब सही है, गलत नहीं है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। पहला क्वेश्चन इसने कहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, उसने पूछा है। तो इस बात को देखिए कि दो संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्या, जैसे मान लेते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है √3 और एक अपरिमेय संख्या है 2√3 और इसका गुणनफल कर दिए, तो इसका गुणनफल आ गया √3 और √3 से गुणा हुआ खाली 3 और 2, 3 दूनी के 6। बताइए 6 अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, यह एक परिमेय संख्या है। और इसने कहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, अतः इसने गलत कहा है। हमेशा अपरिमेय नहीं होता, अपरिमेय होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, कभी अपरिमेय भी होता है और कभी परिमेय भी होता है। अतः यहां पे यह क्लियर हुआ कि यह कथन सत्य नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन आ गया कि यह कथन हमारा सत्य नहीं है। जब हमारा यह कथन सत्य नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमको तो सत्य चाहिए और यह सत्य नहीं है, तो हम उसको छोड़ दिए। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन दूसरे पे चलते हैं। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो यह बिल्कुल ही सही है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे 4 एक परिमेय संख्या है और 4 एक परिमेय संख्या है और वहीं पे √3 एक अपरिमेय संख्या है। इनका गुणा करेंगे तो 4√3 आएगा और 4√3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। अतः ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बाबू, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है, n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या है। बड़ा ऑप्शनल क्वेश्चन है, बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे यह क्या कहना चाह रहा है मेरे लाल। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अब बताइए आप कि करणी में कोई भी संख्या होता है, अगर वो करणी से मुक्त नहीं हो रहा है, करणी से मुक्त नहीं हो रहा है यानी फ्री नहीं हो रहा है, तो उसकी गिनती अपरिमेय संख्या में होती है। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि करणी के अंदर अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो, अगर करणी से मुक्त हो जाएगी तो परिमेय कहलाएगी, अन्यथा वो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, करणी से नहीं निकलेगी। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, हमेशा प्राकृत संख्या होगी। तो नहीं, मैंने क्या कहा कि करणी से मुक्त हो जाएगी तो प्राकृत संख्या हो सकती है, मुक्त नहीं होगी तो प्राकृत संख्या नहीं होगी, अतः यह गलत है। हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, ये भी गलत है। कि जैसे मान लेते हैं 4 है तो 4 तो निकल जाएगा, बरमूल हो जाएगा इसका 2 और वहीं पे 3 है तो यह नहीं होगा। तो यहाँ पे ये अपरिमेय है और यहाँ पे अपरिमेय है, दोनों तो n ही है, लेकिन यहाँ पे एक परिमेय हो गया और एक अपरिमेय हो गया, अतः ये भी सही नहीं है। हमेशा परिमेय संख्या होगी, ये भी सही नहीं है। तो क्या कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगी? तो बिल्कुल सही जवाब है कि हाँ, कभी वह प्राकृत संख्या भी होगी और कभी वह अपरिमेय संख्या भी होगी। बिल्कुल सही जवाब है, कभी प्राकृत संख्या भी होगी और कभी अपरिमेय संख्या भी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर, यह संख्या रेखा हो गया डियर स्टूडेंट, यह संख्या रेखा हो गया 0 1 2 3 4, ऐसे आप संख्या रेखा पर लिखते हैं, माइनस माइनस इस तरह से लिखते हैं संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है मतलब क्या दिखाता है, क्या बोध कराता है, क्या वास्तविक संख्या
एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका उत्तर होता है वास्तविक संख्या। जानते हैं क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर होता है, वास्तविक संख्या जो होता है उसमें परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। तो अब यहाँ पे क्या सुने आप, परिमेय संख्या भी हुआ और अपरिमेय संख्या भी हुआ, दोनों तरह की संख्याएं हुई। तो अब इस बात को समझेंगे कि दोनों तरह की संख्याएं रियल में आपके संख्या रेखा पर होता है। आप सुने होंगे 9 क्लास में, तो आपको याद होगा कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। बताइए पढ़े हैं कि नहीं? √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, पढ़े हैं कि नहीं? इससे क्या पता चलता है कि संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को भी निरूपित करते हैं और अपरिमेय संख्या को भी निरूपित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों के सम्मिलित रूप का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। अतः संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है किसको? वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा समझदार क्वेश्चन है, थोड़ा समझदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। हाँ, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? यानी इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए, निम्नलिखित बोल दिया तो समझिए कि ऑप्शन को ही देखना है। निम्नलिखित जो ही बोल दिया तो ऑप्शन को ही देखना है, ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं। इसने क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? इसमें दशमलव प्रसार शांत है, बताना है आपको। इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। दशमलव प्रसार शांत होने का शर्त पहला है कि जो भिन्न दिया है, पहला होता है जो भिन्न दिया है, जो भिन्न दिया है उसे छोटा करो। छोटा करने का मतलब जानते हैं क्या होता है? छोटा करो, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? छोटा करने का जब कह रहा है तो इसका सीधा साधा अर्थ हुआ कि छोटा करने का मतलब हो गया कि छोटा करने का मतलब हो गया कि आपको उसे कटाना है। अगर कटने लायक है तो कटा लीजिए, अगर आपके पास वो कटने लायक नहीं है, लग रहा है कि वो कटने लायक नहीं है, तब आप क्या करेंगे ये भी मैं बता रहा हूं। अगर कटने लायक नहीं है तो आपको बहुत ही आसान नियम है। पहले देखिए 11/700 है एक ऑप्शन, दूसरा है 91/2100, तीसरा है 343/2 के घात 3 गुणे 5 के घात 3 गुणे 7 के घात 3 और एक है नॉन। चलिए इसको देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहला नंबर तो जान लीजिए कि पहला इसका ट्रिक होता है, पहला बिंदु, इस बिंदु पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा परिमेय और अब हमेशा आपको ये बताने में कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, आप हमेशा फंस जाएंगे। इसलिए यह हमेशा ध्यान रखना है कि शांत कब है अशांत कब है। जब प्रश्न आए तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि उसे आपको तोड़ना होगा। और कैसे तोड़े जाते हैं थोड़ा सा देखिएगा। 11/700 है तो पहले उसको क्या करेंगे भाई? छोटा करेंगे, भिन्न को तोड़ेंगे। 11/700 को तो 7 गुणे 100 कर लेंगे। तो ये अब इससे कट नहीं सकता ना, 11 से 7 कटेगा, कोई नहीं कट सकता है, कट नहीं सकता। तो बटा में यानी हर में क्या क्या बच गए? तो हर में बच गए 100। तो 100 का मतलब है 100 जो होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, 100 क्या होता है? 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, यानी यह 2 के घात और 5 के घात में है। अतः यह 2 और 5 के घात में है और यह आपका 7 है। तो बताया जाता है कि हर अगर सिर्फ 2 के घात में है तो शांत, अगर 5 के घात में है तो शांत, 2 और 5 दोनों के घातों में है तो शांत, अगर इसके अतिरिक्त और भी कोई संख्या हो तो शांत नहीं है, वह अशांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? क्योंकि इसके अतिरिक्त 7 है और 7 जो है वह अतिरिक्त संख्या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे हमारे पास 91 है, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 7, 7 × 21 और इसका हो जाएगा 100। 100 में आपको मालूम है कि 2 और 5 है, 7 से कर देंगे तो 13 × 7 = 91, 3 और 13 नहीं कट सकते। तो हमारे पास क्या क्या आ गए कि 2 और 5 के घात, 2 और 5 के घात के अतिरिक्त एक आ गया 3। अतः इस 3 के होने के चलते यह शांत नहीं, यह भी कहलाएगा अशांत। अब इसमें चलते हैं तो 2 के घात सही है, 5 के घात सही है, यहाँ पे 7 का भी घात है और हमको बताना है कि भाई 2 ठो तो अशांत हो चुके हैं।
अब हमारे पास यही 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो हमने ध्यान से देखा कि 7 का क्यू करेंगे यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे तो 343 आ जाएगा। देखिए प्रश्न फंसाने वाला था। 7 3 करेंगे, 7 के पावर 3 करेंगे यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 करेंगे तो 7 49 और 49 गुणे 7 करेंगे तो आएगा 343। अतः आपको पता हो गया कि मैंने इसलिए तो पहले बताया कि सबसे पहले कटाए जाते हैं। अतः आपने इसे कटा लिया। अब हमारे पास ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2 के घात 3 और 5 के घात 3। तो मैंने क्या बताया कि यदि हर 2 के घात के रूप में हो, 5 के घात के रूप में हो तो वह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। अतः आपका ऑप्शन होगा जो सही है उस ऑप्शन का नाम है सी। आपका ऑप्शन सी क्या है, सही है। आपका ऑप्शन सी क्या है, सही है। समझ में आ गया। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चन और देख लीजिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न है 6/15 यह शांत है कि अशांत। तो बेटा जी इसके बारे में जान लीजिए। 6/15 छोटा कर लीजिए 15, 3 5 15, 3 दूनी के 6, 2/5। इसका हर किसके पद में है, 5 के पद में है, 5 के घात के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में गलत कर लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली हर को तोड़ते हैं। 15 को तोड़ेंगे 3 और 5 आ गया, तो 5 के साथ 3 भी है, 3 को अतिरिक्त है, इसलिए इसको तुरंत वो कह देते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए कह देते हैं कि 6/15 जो है उसका दशमलव प्रसार अशांत है। लेकिन ये गलत है क्योंकि पहले छोटा करेंगे तब बताएंगे कि शांत है या अशांत है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए आगे क्वेश्चन बहुत ही आसान। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अभी तक का सबसे सुंदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे। 7 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो जाए। तो पहले आपको बताना है बेटा जी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी वो वैसा संख्या लेना है जिसका वर्गमूल हो सके। तो 240 का वर्गमूल नहीं हो सकता। हाँ 1600 का वर्गमूल हो सकता। अब देखिए इसका वर्गमूल, यह वर्गमूल 40 हो गया, इसका वर्गमूल 60 हो गया, यानी यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। यह पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल पूर्ण रूप में नहीं हो सकता। तो इसमें पूर्ण वर्ग है 40 वाला 1600 और 3600 का पूर्ण वर्गमूल है 60। यह दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिएगा क्या करना है कि ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या लेना है जो 16, 20 और 24 से भाज्य हो जाए। ऐसा लेना है जो 16, 24 और 20 से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए। अब यह अब सुनिएगा उसको कुछ नहीं करना है। तो 16, 20 और 24 का हम कर लेंगे लसअ। 2 से हो जाएगा 8, 10, 12, फिर 2 से हो जाएगा 4, 5, 6 और उसके बाद में देख रहा हूं 2 से हो जाएगा 2 दूनी के 4, 5, 2 3 6। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी के 60, 60 दूनी के 120, 120 दूनी 240 और 240 से अब देखना है कि 240 से 1600 कटेगा कि 240 से 3600 कटेगा, क्योंकि हमको बताना था कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इतना 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 से प्रत्येक से भाग हो जाए, वही बताना है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही पूर्ण वर्ग संख्या है, एक 1600 और एक 3600 जिनका वर्गमूल हो सकता है। तो मेरे को पता हो गया कि सिर्फ 2 ही संख्या है। तो अब क्या करूं मैं, अब उसे कैसे बनाऊं? तो इसका रूल होता है कि जिससे विभाज्य कहेगा, जिससे भाग देने के लिए कहेगा, तो समझ लीजिए कि उन संख्याओं का लसह निकाल लीजिए और लसह जो आएगा उससे आप भाग कर दीजिए, जो कटेगा वही आंसर हो गया। तो 240 से 1600 नहीं कटेगा, 240 से 3600 कट जाएगा। 240 से 1600 नहीं कटेगा, लेकिन 3600 240 से कट जाएगा। 0 से 0 हो गया और 12 बढ़ती 36 और 12 दूनी के 24 और इस तरह से हो गया
15 बार में कट गया। यहाँ पे देख लीजिए नहीं कट रहा है, इसलिए यह नहीं, यह आंसर सही हुआ। तो आपको क्या पता चला कौन आंसर आपका सही है? तो आपको पता चला कि आपका आंसर डी सही है, 3600। चलिए ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें पढ़ना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही मजबूत क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन है, देखिए जो भी है ना ये VVI है, कहीं ना कहीं परीक्षा में आया हुआ। ध्यान से देखिए कब आया, 2018 में आया है। अब सोचिए मैं वही बना रहा हूं मैं वही बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आपके काम आए और आप उसे सीखे भी। और एक सारे क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में खास हैं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रखा गया है। इसमें जो क्वेश्चन रखा गया है उस क्वेश्चन में वजन भी है और समझना आसान भी है। और यही नहीं, आपको मैं पूरा क्वेश्चन बैंक, ये सारी क्वेश्चंस, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, देखिए इससे मिलिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। जरा सोचिए, लघुत्तम समापवर्तक जो है महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। यानी सिंपल बात हुआ कि मैंने मौसा को मान लिया x, तो हमारा लौसा हो गया कितना, 14 गुना है, तो 14x। सिंपल। अब उसने क्या कहा कि लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। तेरी दोनों का जोड़ कितना है, 600 है। तो मौसा हमारा x है और हमारा लौसा 14x है, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 600, यानी 15x बराबर 600। 15 चौके 60, 40, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया, 40। यानी x का मान आ गया 40। तो x क्या है, तो x मौसा है, तो मौसा हमारा आ गया 40। अब क्या करना है, अब हमें बताना है कि यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप जान लीजिए कि दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मौस बटा में पहली संख्या। अब बाबू बताइए कि आपका लौसा कितना होगा, तो लौसा 14x है, तो 14 और x का मान आया है 40, तो दोनों गुणा में हो गया। अब फिर गुणे मौसा कितना आया है, तो मौसा आया है 40 बटा में पहली संख्या कितना है, तो यदि एक संख्या 280 है, यानी पहली संख्या कितना है, तो 280 है। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी के 14 हो गया, और 40 दूनी की 80 हो गया। यानी आप बताइए दूसरी संख्या कितना हुआ, तो 80। दूसरी संख्या कितना हुआ, 80। एक बार फिर से देख लीजिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी मौसा से 14 गुना है लौसा। तो मौसा को मान लिए x, तो लौसा हो गया 14x, 14 गुना, दोनों का जोड़ 600 है, तो मौसा जोड़ लौसा बराबर 600। तो 14x प्लस x बराबर 15x, 15x बराबर 600। 15 चौके 60, यानी 40 बार में 15 से 600 कट जाएगा, यानी x का मान आ गया 40। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुणे मौसा बटा में पहली संख्या। तो लौसा हमारा कितना हो गया, 14x, x का मान आया है 40, तो 14 गुणे 40, और मौसा हमारा कितना है 40, पहली संख्या कितना है, तो 280। अतः सूत्र के अनुसार रख के हमने कटा लिया, 0 से 0 कटाया, 4 से कटा दिया 7 चौक 28, और 7 से कटा दिया 14, 7 दूनी के 14, 2 गुणे 40 बराबर 80। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया आपका 80। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन से मिलते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। और ये तो क्वेश्चन आप इतने आसानी से बना लेंगे कि पूछिए मत। यही तो क्वेश्चन हम लोग आज क्लास की जब शुरुआत किए हैं तो इसी क्वेश्चन से तो मिले थे। सिंपल देखिए क्वेश्चन तो क्या है, लिखा हुआ है संख्या 23.43 के ऊपर रेकरिंग
को p/q यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखो, यही तो बोला है। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, यही आंसर होगा, 2018 में आया है। कैसे बनाए हैं? तो विंध्याचल सर आपको बताए हैं क्या ट्रिक, कि पूरे संख्या को लिख लीजिए, लिख लिए, दशमलव हटाइए, दशमलव हटेगा तो 1 आएगा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 जीरो डाल दीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब उतना लिखिए, रेकरिंग को छोड़कर जो पहले है उसको लिखिए। तो पहले हमारा है 23 दशमलव, इतना ही है, ठीक है, लिख दिए। दशमलव हटाइए, दशमलव हटाइएगा तो 1 आएगा। क्या दशमलव के बाद कोई सदस्य है? तो सदस्य नहीं है। जब कोई सदस्य नहीं है तो भाई हम जीरो नहीं डालेंगे। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पे 2 सदस्य थे, इसलिए 2 जीरो डालें। यहाँ पे कोई सदस्य नहीं है तो हम जीरो नहीं डालेंगे। बस इसको घटा लीजिए, घटाएंगे 23 43 में से 23 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 23 20, और नीचे 100 में से घटाएंगे तो आपका हो गया 99। और आपका ऑप्शन हुआ, आपका ऑप्शन हुआ कौन? 23 20, 23 20, 23 20 बटा में 99। देख लीजिए, 23 20 बटा में 99, 23 20 बटा में 99, यह आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। यदि प्रथम 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 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, यानी 13,986 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उनका योग n है। n मतलब कोई भी संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या है, तो n हमेशा भाज्य होगा इनमें से किससे? चलिए भाई, तो पहले तो ये जान लीजिए कि वो अभाज्य संख्या आएगा क्या क्या। देखिए, गणित बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका अपनाना पड़ता है। 13 9 86, ये 2 से कटेंगे, 6 दूनी के 12, 1 19, 9 दूनी 18, 1 18, 9 दूनी 18, 2 3 6, 3 से कटेंगे, 3 दूनी के 6, तीसरी के 9, तीसरी के 9, 3 का 3। उसके बाद आपको 3 से कटेंगे, 17 के 21, 17 के 21, 2 23, 17 के 21, 2 1 21, 17 के 21, फिर 7 से कटेंगे, 1 1 1। अब इसके बाद इसे कटाया नहीं जा सकता। अब इसको बाद कटाया नहीं जा सकता। अगर कटाया जा भी सकता है तो कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 3 से भी आप चेक कर सकते हैं। 3 से 3, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 1 17, 3 5 15, 2 21, 2 और 7 27, 3 9 27, और इस तरह से और करते जाएंगे। कितना हो गया आपका? 200 आपका। चलिए, तो यहाँ पे 7 से 17 के 21 और ये 4 7 49, आपका 37। अब ये नहीं कट सकता, अब ये खुद एक अभाज्य संख्या है। अब हमें क्या करना है कि इनके जोड़ लीजिए। 3 2 5, 5 3 8, 8 3 8, 9 10 11, 11 और 7, 11 और 7 हो गया आपका 18, यह 18 और 37, यह 37। तो 7 7 14 1 15 5 से लगा 1 3 1 4 और 1 5 55। अब देखिए, इसमें 55 किससे कट रहा है? 6 से कटेगा 55? नहीं। 4 से नहीं, 8 से नहीं। तो इसमें से वो जिससे कट जाता वही आंसर होता, लेकिन यह किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन कर दे कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे बनाना है, तो पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो आपके अभाज्य संख्याएं आएंगी बस उन्हें जोड़ लीजिए, और उसका जो, क्योंकि बोला गया है अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो उन्हें जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी उस संख्या में यह दी हुई संख्या है उससे भाग करेंगे, और जिससे कटने के बाद जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो यह हमारा 10 तक क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देख लीजिए तुरंत।
निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पाई होता है, जो क्या होता है, जो पाई हमेशा, जो पाई होता है हमेशा, पाई को याद कर लीजिए, पाई हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन वही 22/7 रहता तो परिमेय हो जाता। यह बात हमेशा याद रखिए, हमेशा पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। √7 करनी से बाहर नहीं होगा, करनी से जब बाहर नहीं हो सकता है, रूट से बाहर नहीं हो सकता है, तो वो अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे 16/25 है, तो 16/25 अंडर रूट है, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल होगा 5। ये करनी से बाहर हो गए, तो 4/5 क्या संख्या है बाबू? तो 4/5 जो है वह परिमेय संख्या है। 4/5 परिमेय संख्या है। तो इसमें बोला गया था निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो 4/5 यानी 16/25 है अंडर रूट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है √5। √5 है, √5 क्या है? परिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? प्राकृत संख्या। √5 क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, √5 के बारे में बोला जा रहा है, तो √5 का पूर्ण वर्ग हो सकता है, वर्गमूल निकल सकता है? तो नहीं, इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम अगले क्वेश्चन से मिलते हैं, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। वो क्या है? वह है 13। दो संख्याओं का मौसा, अभी अभी जिस क्वेश्चन की चर्चा हो रही थी वही क्वेश्चन पुनः आ गया। दो संख्याओं का मौसा 14 है। चलिए भाई, मौसा कितना है? 14 है, और उसका लौसा 105 है। लौसा कितना है? 105 है, और उनमें से एक संख्या 5 है। एक संख्या भी दे दिया है, एक संख्या कितना दिया है? 5 दिया है। आपको निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है लौसह गुणे मौसह बटा में पहली संख्या। लौसह गुणे मौसह बटा में पहली संख्या, तो लौसह हमारा 105 है, मौसह हमारा 14 है, और पहली संख्या हमारा 5 है। ये 5 रख लिए। अब क्या हुआ? 5 से कटा लिए, 5 दूनी के 10, 5 एका 5, यानी 21 आ गया, और 21 में और 14 से गुणा कर लिए। आप गुणा कर लीजिए, 21 गुणे 14, 4 एका 4, 4 दूनी के 8, और यहाँ पे हो गया 21, 4 8 1 9, 294। इसका आंसर हो जाएगा 294। इस ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहाँ पे, आप ऑप्शन में नहीं है तो आप उसके जगह पे लिख सकते हैं 294। हो सकता है कि प्रश्न में कोई फॉल्ट हो, बनाने का तरीका यही रहेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इन तरीका का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से मिलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन लिखा हुआ है। 14 क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? फिर से वही बात, परिमेय और अपरिमेय जान लीजिए। सबसे ज्यादा पहले पार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है। यह आया था 2013 में। अब देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब वही बात, करनी से बाहर नहीं निकलना, करनी से बाहर नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय संख्या, करनी से बाहर निकल गया तो भाई परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पहला है 64/36। तो आपको मालूम है कि 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 36 का 6 हो जाएगा, करनी से बाहर आ गया, तो अतः यह अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं 81, और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9×9=81, यानी 9। इससे ये भी करनी से बाहर हो गया, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। 2.5 ध्यान दीजिएगा, 2.5 है, दशमलव हटा बटा में 10 हुआ। बिल्कुल 25 का वर्गमूल 5 हो सकता है, लेकिन जो ये 10 है इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, अतः यही है अपरिमेय संख्या।
यानी आपसे कोई पूछे कि कौन अपरिमेय संख्या है तो आप इसका उत्तर डाल लेंगे यही है जो अपरिमेय संख्या है। यह भी परिमेय संख्या है क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यह भी संख्या करनी से बाहर हो गई, तो यह भी परिमेय हो गई। तो इसका आंसर होगा यही। √2 क्या है? सिंपल आंसर। √2 क्या है तो आपको पता है, जिस तरह से √5 अपरिमेय संख्या है उसी तरह से √2 भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 16 लिख देता तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको करनी से बाहर निकाला जा सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। अनंत लिखी जा सकती है, बहुत सारी लिखी जा सकती है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है? तो कभी भी कह दे, सब सिंपल सा प्रश्न है कि अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दे दे, ऐसा प्रश्न कभी भी दे दे कि अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा, तो आप इसे सेकंड में बना सकते हैं। अभाज्य संख्या मान लेते हैं, 3 एक अभाज्य संख्या मानना क्या है और 5 एक अभाज्य संख्या, इसका मौसक निकालिएगा। तो ध्यान से देखिए, 3 एका 3 आपका 2 हो गया, ये 5 यहाँ आया, 2 दूनी के 4 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 2 यहाँ आया और 1 दुआ 2 हो गया, यानी आपका मौसक कितना आया? 1। तो यह हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि कभी भी प्रश्न आए कि दो अभाज्य संख्या या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा, तो इसका एक ही उत्तर होगा 1। अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है? 1। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? इसमें प्रश्न को देखिएगा थोड़ा सा, अपरिमेय नहीं है। ऐसा प्रश्न आपको इतनी बार भूलवाता है कि आप फंस जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसने क्या कहा, जैसे मान लेते हैं क्लास में 2 तरह के लड़के होते हैं, 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो लड़की नहीं है तो फिक्स है कि वहां पे लड़का है, लड़का नहीं है तो फिक्स है कि लड़की है, क्योंकि क्लास में 2 ही आ सकते हैं, लड़का होगा या लड़की होगी, यहाँ पे या दोनों होंगे। यहाँ पे क्या है कि अपरिमेय नहीं है, यहाँ पे 2 ही चीज में तुलना होती है, परिमेय और अपरिमेय में। तो अपरिमेय नहीं है, तो हमको क्या खोजना है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है। तो कौन अपरिमेय नहीं है? तो √7 क्या है? अपरिमेय है। √2/5 क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है क्योंकि √2 को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, √5 को भी करनी से मुक्त नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे √3 को भी करनी से मुक्त नहीं किया जा सकता है, √7 को भी करनी से मुक्त नहीं किया जा सकता है। तो यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, और हमें खोजना है कि अपरिमेय नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अब तो ये भी दिख रहा है कि नहीं है, इसमें भी 75 को हम मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे सोचना होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो एक तो भाई सही होगा ही होगा। तो इसको क्या करेंगे? कटाने का प्रयास करेंगे। मैंने तो बोला है कटाने का प्रयास करेंगे। कटाइए 75। तो ऐसा 3 से कटाते हैं, 3 से कटाएंगे 16 16 48 और 3 से कटाएंगे 25 3 75। अब जाकर देखेंगे थोड़ा सा, देखिए मजा। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, अतः ये करनी से बाहर हो गए, और करनी से ज्यों ही बाहर हो गए तो यह अपरिमेय नहीं रहे, यानी यही हो गया परिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कैसे? जब देखने से नहीं दिखे तो उसे कटाने का प्रयास करो। एक बार एक प्रश्न हमको मिला था ऐसा, 2√5 था, नहीं मिल गया, आगे वाला क्वेश्चन में देख लीजिए। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या? देखिएगा, √2 से √2 कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा, तो यानी जो 2 बच गया यही तो है परिमेय संख्या, यही तो है परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या नहीं है, यह 4 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चोर के साथ रहिएगा तो आप साधु होते हुए भी चोर ही कहलाइएगा। अतः 4 परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। 4 और 5 दोनों एक साथ रहते हैं तो इसका नाम अपरिमेय संख्या होगा। अतः √6 करनी से मुक्त नहीं हो सकता है, यह भी अपरिमेय संख्या होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें परिमेय कौन है? तो कटा दिए, कटाने के बाद सिर्फ बचा 2 और 2 एक परिमेय संख्या है। मैंने बताया ना, परिमेय और अपरिमेय बनाते समय कटाने के भी ध्यान दिया जाता है, कटाया भी जाता है। इस तरह से आपका 19 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास, और ये रहा 20 लास्ट क्वेश्चन आज का।
आज लास्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने की तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसे निकाला जाता है, दो संख्याओं का क्या निकाला जा सकता है। दो संख्याओं का लसा तो नहीं, दो संख्याओं का लसा नहीं निकलता है, जी हाँ लसा नहीं, क्या निकलता है, मौसा निकलता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित, प्रकलित मतलब निकालना, ज्ञात करने का तकनीक है, तो उसका उत्तर होगा मौसा, मौसा निकालने का तकनीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। प्रतिदिन आपको मेरे तरफ से प्रतिभा खोज के लिए जो PDF डाउनलोड किया गया है, डाला गया है मेरे चैनल पे, वह पूरे क्लास आपको YouTube पे मैं दूंगा और आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं, जिसके चलते मैथ को पढ़ने के लिए अब आपको समय बर्बाद नहीं करना होगा, याद नहीं करना होगा, मैं सिर्फ समझना होगा। और इस तरह से 25 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको फ्री में हेल्प कर दिया। आपको अब खाली अपने से 75 नंबर के ही क्वेश्चन को याद करने हैं। ये 25 नंबर का क्वेश्चन मेरे तरफ से आपको मुफ्त मिलेंगे। चलिए आज का क्लास समाप्त।